students, to the young laureates. Today we will discuss the fourth chapter of your class 12 mathematics called determinants. We have already discussed the third chapter, matrices. हमने पहले डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं. डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स का रियल यूज क्या है. आपने 9th 10th में लीनियर इक्वेशंस किए थे. देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. इस तरह आपने लीनियर इक्वेशंस 9th 10th में सॉल्व किए थे. आपको याद होगा आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने यूज किया होगा. तो वहां पे आपने पहले देखा होगा कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें अगर यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन हमने पढ़ा था कि जो इसके जो कोएफिशिएंट्स है उनको हम कंपेयर इस तरह लिखते थे. a1 by a2 will not be equal to b1 by b2. In other words, a1 into b2 will not be equal to b1 into a2. और इसको इस तरफ ले आएंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 will not be equal to 0. यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी. तो इसको हम अभी क्योंकि हमने मैट्रिक्स सीखा है तो अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे. अगर मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं कैपिटल A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी. सपोज इस तरह हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में. तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं, इसमें कोएफिशिएंट को लिखते हैं a1 a2 b1 b2. यहां पे हम वेरिएबल्स को x y इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट है c1 c2. सो देखिए हमने जो लीनियर इक्वेशन सीखा था, क्योंकि 9th 10th में हमने जब सीखा था क्लास 9th 10th में, तो हमने दो इक्वेशंस लिए थे तो उनको सॉल्व किया था. वो छोटे थे. लेकिन अभी जब आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं या फिर हायर मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो आप एक साथ 10 इक्वेशन को लेंगे, 12 इक्वेशन लेंगे. तो वहां पे अगर एक को आप यूनिक सॉल्यूशन से आपको उस तरह का सॉल्यूशन निकालने में बैठेंगे, एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा. तो इसका एक स्मार्ट वे है करने का, सॉल्व करने का, वो है बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग मैट्रिक्स. तो देखिए हमने मैट्रिक्स जो है वो स्मार्ट वे है, वो कोई नया वे नहीं है. फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट अ न्यू वे बट इट्स जस्ट अ स्मार्ट वे. जो हम पहले करते थे वही कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट वे में कर रहे हैं. देखिए इसमें a1x b1y c1 है, तो उसी को हमने इस तरह लिखा है. तो अगर इसका देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, दिस रो इनटू कॉलम, तो क्या होगा ये, if I solve these two matrices multiplied, it will become a1x plus b1y. This will become a2x plus b2y. देखिए रो इंटू कॉलम and this will be equal to c1 c2. जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. सो देखिए यही चीज है जिसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है. अब याद रखिए, हम जब मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं तो ये मैट्रिक्स फॉर्म से भी हम वी कैन डिटरमाइन, मैट्रिक्स फॉर्म से भी वी कैन determine whether these solutions are unique or not. कैसे? तो ये जो A मैट्रिक्स है, इसको देखिए, A मैट्रिक्स को, which is basically A मैट्रिक्स is basically कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कोएफिशिएंट्स है उनका मैट्रिक्स है ये. तो यहां पे देखिए a1 into b2 माइनस a2 into b1. इस तरह का हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वी कैन डिटरमाइन, इसको सॉल्व करके हम पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0.
तो मुझे इस तरह जो मेरा जो सिस्टम है, जो नया सिस्टम है, मतलब मैट्रिक्स में करके उससे भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। अटेंड डिटरमाइन, क्योंकि मैं इसको डिटरमाइन कर सकता हूं तो मैं जिस सिस्टम से इसको डिटरमाइन करूंगा, अच्छे समझिए, जिस सिस्टम से मैं इसको डिटरमाइन करूंगा उसको मैं डिटरमिनेंट कहूंगा। जिस सिस्टम से, मैट्रिक्स में से जिस सिस्टम से मैं डिटरमाइन करूंगा उस सिस्टम को मैं डिटरमिनेंट कहूंगा। तो यानी इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो ये होगा। तो हम इसको थोड़ा डीप, थोड़ा इसको हम और भी इलॉबरेटली डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। डिटरमिनेंट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, राइट? For every square matrix A written as Aij, a number is associated for determinant of A. आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको आप डिटरमिनेंट कह सकते हैं। उसे हम डेट ए लिख सकते हैं, डेल ए लिखते हैं। किसी किताब बुक्स में ये डेट डी की डिटरमिनेंट का शॉर्ट फॉर्म ए लिखा होता है, किसी में ये सिंबल यूज किया जाता है, किसी में ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इफ A इज इक्वल टू A B C D, इस तरह का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में हम इस तरह बॉक्स बनाते हैं, इस तरह हम थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं, जबकि डिटरमिनेंट में हम स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे ए बी सी डी। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसके साथ इसको मल्टीप्लाई ए डी माइनस सी बी या ए डी माइनस बी सी। तो ये जो है डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरह का, तो आपको जरूर एक डिटरमिनेंट मिलेगा, डिटरमिनेंट सच दैट उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, विच विल ऑफ कोर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा विच विल बी अ नंबर, जो एक नंबर होगा, सपोज n है, वो इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये n इक्वल टू 0 है तो जैसे आपने देखा था लीनियर इक्वेशंस में कि हम इजीली हम क्या डिटरमाइन करेंगे इफ इट इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन के लिए, तो देन वी कैन डिटरमाइन दैट जो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये जो डिटरमाइन कर पाएंगे हम लीनियर इक्वेशंस में, इसीलिए ये वर्ड हम डिटरमिनेंट लिखते हैं यहाँ पे। तो इसको अच्छे से समझिए, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट होगा, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है थर्ड ब्रैकेट में होता है और उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो इस तरह विद इन स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे आप मॉड लिख रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन जो होगा ये होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो ये है बेसिक स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो अभी हम देखते हैं 3x3 अगर मैट्रिक्स दिया हो इस तरह का, तो उसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप एक साथ 3 इक्वेशंस लेंगे उनके सॉल्यूशंस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, जो एलिमेंट्स है A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस एलिमेंट इज इन ये 2, ये है, ये पोजीशन बता रहा है इसकी, A21 A22 A23 यानी A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये पोजीशंस है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिटरमिनेंट में आप जो उसका एक्सपेंशन करते हैं या सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, अगर आपको कहा जाए इसका डिटरमिनेंट निकालिए, यानी मैं इसी महीने पे लिख रहा हूं ए डिटरमिनेंट, दैट इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स विल बिकम
दिस पैरेलल लाइन, राइट। तो अगर मैट्रिक्स को मुझे डिटरमिनेंट निकालने को कहा जाए तो पहले तो हो गया डिटरमिनेंट इस तरह। अब मैं डिटरमिनेंट जो है आई कैन एक्सपैंड, मैं इसको रो वाइज एक्सपैंड कर सकता हूं, कॉलम वाइज भी एक्सपैंड कर सकता हूं, किसी भी तरह से एक्सपैंड कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मुझे मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड करूं, मैं सेकंड रो में भी एक्सपैंड कर सकता हूं, थर्ड रो में भी एक्सपैंड कर सकता हूं। तो फर्स्ट केस हम सीखते हैं बाय एक्सपैंडिंग। आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम में एक्सपैंड कीजिए, आपका सॉल्यूशन जो है वो सेम ही आएगा। तो नॉर्मली हम देखते हैं अगर हमें कोई एलिमेंट 0 0 मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं उस कॉलम से एक्सपैंड करने के लिए या उस रो में एक्सपैंड करने के लिए, ताकि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो मैं नॉर्मली आपको सिखा रहा हूं, जो फर्स्ट जो है वो हम सीखेंगे कि अगर आप एक्सपैंड करें बाय फर्स्ट रो, आई एम एक्सपैंडिंग रो 1, फर्स्ट रो को मैं एक्सपेंड करके कर रहा हूं। तो इसे करने का नियम क्या है? सिंपल है। ये जो मैट्रिक्स है इसके नीचे जो होगा उसको हम लेंगे डिटरमिनेंट को। दिस कैन बी रिटन एज, दिस होल डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज -1 इनटू इसकी पोजीशन जो है उसको आप रो प्लस कॉलम लिखिए, रो प्लस कॉलम। फिर आप A11 जो आपका कोफिशिएंट था या एलिमेंट था उसको लिखिए, और फिर आप सेकंड डिटरमिनेंट लीजिए, 2/2 का डिटरमिनेंट, A22, A32, A23, A33, देन -1 अगेन, अच्छा प्लस -1 अगेन, इसकी पोजीशन क्या है 1 + 2, और ये एलिमेंट है 1A12। अब इसमें कॉलम लीजिए, क्योंकि इसमें है तो हम ये वाला और ये वाला कॉलम लेंगे, याद रखिए। A21, A31, A23, A33, यानी ये सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट होंगे उनको हम नहीं लेंगे। अच्छा, अब थर्ड में फिर से प्लस -1, इसकी जो पोजीशन है 1 + 3 इंटू A13, अगेन छोटा डिटरमिनेंट क्या है, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो ये वाला होगा, ये दोनों होगा। A21, A31, A22, A32। सो इसको सॉल्व करते थोड़ा, हम इसको थोड़ा इजीली लिखते हैं। -1 के ऊपर ये 1 + 1 यानी 2, यानी ये प्लस हो जाएगा। A11 इंटू A22, A23, A32, A33, ये 2 + 1 3, यानी ये पावर नेगेटिव होगी, माइनस A12, A21, A31, A23, A33, और ये जो है 3 + 1 4, यानी प्लस हो जाएगा, जो माइनस जो प्लस हो जाएगा। A13 इंटू A21, A22, A31, A32। देखिए हमने जो डिटरमिनेंट था 3/3 का, उसको हमने 2/2 में कन्वर्ट किया पहले तो, बाय एक्सपेंडिंग रो 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करते थे? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, so this becomes A11 into A22 into A33 minus A32 into A23 minus A12 into this minus this into this, A21 into A33 minus A31 into A23 plus A13 into A21 into A32 minus A31 into A22। अब इसको फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कीजिए।
So you will get the final result. तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो इसका अगर सॉल्यूशन आपको 0 आता है तो वो जितनी भी इक्वेशंस थी वो उनका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर उनका 0 से ज्यादा कोई और वैल्यू आती है तो ये कैन बी अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और 3x3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, ठीक है, बाय एक्सपेंडिंग रो 1। सो स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट नाउ लर्न to expand determinant by R1 by first row. Now we will learn to expand the determinant by second row. आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कीजिए, डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लेट्स एक्सपैंड बाय R2। अगर हम expanding by R2, तो R2 से अगर एक्सपैंड करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रोसेस? अगेन -1 पोजीशन 2 + 1 A21, इस रो को छोड़ के बाकी कॉलम A12 एंड A32, A13, A33, next A2 plus -1 2 + 2 A22, इसको छोड़ के यानी ये वाला जो है इसको छोड़ेंगे, यानी दिस वन A11 A31 A13 A33, right? And again plus -1, this is 2 + 3 and A23, इसमें होगा तो क्या क्या होगा? ये और ये। So A11 A12 A31 A32. So we have converted a 3x3 matrix into 2x2 matrix. अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दिस बिकम्स -A21, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? दिस इंटू दिस A12 A33 माइनस A32 A13, दिस बिकम्स माइनस प्लस। देखिए एक चीज यहाँ पे, जब आप फर्स्ट रो से करते हैं तो आपका क्या आता है? प्लस माइनस प्लस। जब आप सेकंड से करते हैं तो आपका आ गया माइनस प्लस माइनस। A22, इसको एक्सपेंड कीजिए A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, अगेन माइनस A23, दिस इंटू दिस A11 A32 माइनस A31 A12। सो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका फाइनल जो रिजल्ट होगा, जो आपने एक्सपेंड किया था बाय एक्सपेंडिंग R1, उसके बराबर ही होगा। तो हमने एक्सपेंड करना सीखा बाय एक्सपेंडिंग R2। सो स्टूडेंट्स, जस्ट नाउ वी हैव सीन हाउ वी कैन एक्सपैंड अ डिटरमिनेंट बाय रोज। अभी हम देखते हैं कि अगर हम कॉलम से एक्सपेंड करें तो कैसे कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट में जैसे हमने रो 1 रो 2 देखा था, रो 3 भी उसी तरह सिमिलर ही होगा। तो अभी हम कॉलम का देखते हैं। मैं सिर्फ एक कॉलम 1 का एक्सपेंशन करूंगा, बाकी आप खुद ही कर पाएंगे। तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। कॉलम 1 से अगर एक्सपेंड करें तो कैसे होगा? तो यहाँ पे पहला जो है सेम मेथड है, कुछ अलग नहीं है। इसकी पोजीशन होगी -1 टू द पावर 1 + 1 A11 डिटरमिनेंट, सेकंड डिटरमिनेंट दिस A22 A32 A23 A33, then plus -1 to the power this 2 + 1 A21
यानी इसमें क्या होगा, दिस एंड दिस, A12 A13 A32 A33, then plus minus 1 to the power A31, यानी 3 plus 1 A31। डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको आप कर दीजिए, जो आपका बचता है दैट वन, A12 A22 A13 A23। तो ये हमने कॉलम 1 से एक्सपैंड किया है। सॉल्व करते हैं इसको, 1 plus 1 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, A11, इसको करेंगे तो दिस इंटू दिस, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, 2 plus 1 3 यानी माइनस होगा ये, माइनस A21, इसको एक्सपेंड करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, दिस इज 3 plus 1 is 4, यानी ये प्लस 1 होगा, प्लस A31, दिस इंटू दिस इज A12 A23 माइनस A13 A22। सो इसका भी जो आप सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट जो होगा वो आपने जो पहले एक्सपेंड किया था रो से, उसी के बराबर आएगा। तो अभी हमने डिटरमिनेंट 3/3 का रो से एक्सपेंड करना सीखा, कॉलम से एक्सपेंड करना सीखा। इसी तरह आप C2 C3 में भी एक्सपेंड करना कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लर्न टू एक्सपैंड अ डिटरमिनेंट, टू सॉल्व अ डिटरमिनेंट। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व हियर 2 examples which I have taken from the textbooks. First is a 2/2 determinant, second is a 3/3 determinant. So let's solve this determinant. How do we solve them? This into this minus this into this. This is x square minus x plus 1 into x minus 1 x square. This is a plus b into a minus b, yeah, that means a square minus b square. So if I expand them, answer is 1. 1 is the determinant of this determinant. Now what is the value of this? अच्छा, यहां पे मैंने ये जानबूझ के मैंने ये वाला डिटरमिनेंट चूज किया है। आपने ये सीखा है डिटरमिनेंट में कि अगर आप किसी भी रो से एक्सपैंड करें या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें, आपका जो सॉल्यूशन है वो सेम रहता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे उस रो से या उस कॉलम से एक्सपैंड करें ताकि हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, राइट? तो यहां पे देखिए, सिंपली बाय लुकिंग एट दिस डिटरमिनेंट मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कॉलम 3 से एक्सपैंड करूंगा तो मुझे 2 0 मिल जाएंगे, तो उसमें मुझे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, राइट? तो मैं कोशिश करूंगा इसमें कि मैं इसको एक्सपैंड करूं फ्रॉम रो 3। सो लेट्स expanding by column 3 थर्ड कॉलम से मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा, ये इसकी पोजीशन क्या है, -1 इंटू 1 + 3 इंटू 4। क्या डिटरमिनेंट होगा, दिस इंटू दिस 1 2 4 1, राइट? इसकी पोजीशन क्या होगी, +(-1), दिस इज 2 + 3 इंटू 0 इंटू दिस डिटरमिनेंट 1 2 4 1 एंड +(-1), इसकी क्या होगी 3 + 3 इंटू 0 इंटू, इसको ढक देंगे तो क्या होगा, ये वाला डिटरमिनेंट 1 -1 2 3
देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको सॉल्व करते समय लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा, तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सिर्फ इतना से सॉल्व करने से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। 4 इंटू दिस 1 2 4 1। सो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो 0 इंटू समथिंग होगा, ये भी 0 इंटू समथिंग, दैट विल बी 0, तो दिस विल बी प्लस 0 प्लस 0। तो अब मैंने लिखा नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू दिस इज 1, दिस इज माइनस 4 टू 8, 1 माइनस 8 इज 7, 4 इंटू माइनस 7 दैट इज माइनस 28. So minus 28 will be the determinant of this. So students, let's solve another question. Find the value of x if determinant this is equal to determinant this. आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट थिंग जो है उसे याद रखिए कि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स होता तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते थे। x is equal to 5 इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, x is equal to 1 या 2x is equal to 2, पर ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे आपको पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 2 माइनस 5 4 20 इक्वल टू, ये क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस 24, राइट। तो ये क्या आएगा आपका माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। इस तरफ लेकर आएंगे तो इसको, तो क्या होगा ये 24 माइनस 18 दैट इज 6, that is x square is equal to 3, that is x is equal to plus minus root 3. So this is the value of x. So students, now you have learned to solve a determinant, to expand a determinant. होपफुली आप जो आपके एक्सरसाइज 4.1 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको इजीली कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो अभी हम डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। यानी किसी डिटर्मिनेंट का अगर आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दे और कॉलम को रो में लिख दे तो उसकी जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। बेसिकली इसका मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A1 से A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको जो सॉल्व करेंगे इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे दैट विल बी सेम एज अगर आप इसका चेंज कर दो कॉलम। एक बार चेंज करके देखते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैंने रो को कॉलम में लिखा है तो उससे डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट दैट विल रिमेन सेम। तो इसको हम लिखते कैसे नोशन में, सी आई इज इक्वल टू आर आई, यानी आप कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हैं या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे एक चीज और भी हमको पता चलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज का भी जो डिटर्मिनेंट है वो सेम ही होगा एज दैट मैट्रिक्स। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज है ए डैश, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। सो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे किसी एग्जांपल में भी करके देख सकते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स लीजिए, उसको आप चेंज कीजिए। अब पहले इसको एक्सपेंड करके देखिए, फिर उसको 3x3 का जो मैट्रिक्स है उसके रो एंड कॉलम को चेंज करके, इंटरचेंज करके, फिर उसको फिर से एक्सपेंड करके देखिए, दोनों का जो रिजल्ट है वो हमेशा ही सेम आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इज इफ एनी टू रोज or two columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes। मतलब अगर आप डिटर्मिनेंट की किसी दो रो को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो जो उसका सोल्यूशन जो होगा, उसकी जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए सोल्यूशन जो है अगर पॉजिटिव है तो उसकी जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, इफ यू आर गिवन दिस डिटर्मिनेंट, मान लीजिए ये a1, a2, a3 है, दिस इज b1, b2, b3, c1, c2, c3। आई एम जस्ट चेंजिंग टू रैंडमली टू रोज। चेंज करने को लिखते कैसे, r1 इज इंटरचेंज विद r3। नॉर्मल में क्या होगा, ri इज इंटरचेंज विद rj। तो अगर मैं करूं तो इन दैट केस क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट से इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट 1 है, del 1 है, तो वो क्या होगी, मैंने r1 को r3 से चेंज किया, मैंने c1, c2, c3, सेकंड रो रिमेन सेम। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, इसको करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो डेल आएगी, डेल है, इसकी जो वैल्यू आएगी दिस विल बी माइनस डेल, यानी del 1 जो होगा दैट विल बी माइनस डेल। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी उसको अगर मैं डेल्टा लिखता हूं तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस डेल्टा होगी। सिमिलरली आप कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। आप कभी भी किसी कॉलम में अगर कॉलम को चेंज करते हैं, रो को चेंज करते हैं आपस में, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम हो, यानी उसके सारे जो एलिमेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो अगर सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। यानी सपोज एक रो है a1, a2, a3, दूसरी है b1, b2, b3, और थर्ड जो रो है सपोज मान लीजिए फिर से a1, a2, a3 है, तो ये जो दो रो है दे आर सेम, तो इस तरह का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। सो स्टूडेंट्स, द फोर्थ प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then its value gets multiplied by k। मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट कॉलम को आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पूरा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है दैट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। वेरी सिंपल। सपोज लेट्स टेक दिस मैट डिटर्मिनेंट, 3x3 डिटर्मिनेंट लेते हैं। सपोज मान लीजिए इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज डेल। अब एक और अब लेते हैं, लेट्स टेक r1 इज इक्वल टू k टाइम्स r1। सपोज मान लीजिए रो इस तरह है तो क्या होगा, ये k a1, k a2, k a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3।
अच्छा इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, लेट्स एक्सपैंड दिस मैट्रिक्स। क्या होगा कि A1 इंटू दिस मैट्रिक्स, एक बार में कर देते हैं इसको, B2C3 माइनस C2B3 माइनस KA2, ये क्या होगा B1C3 माइनस C1B3 प्लस K, देखिए मैं ये कर रहा हूं प्लस माइनस प्लस हो गई, प्लस KA3 अगेन दिस B1C2 माइनस C1B2। सो इसमें देखिए पूरा जो है इसमें K कॉमन है, इफ आई टेक K कॉमन देन आई एम लेफ्ट विद A1 B2C3 माइनस C2B3 माइनस A2 B1C3 C1B3 A3 B1C2 माइनस C1B2। सो ये जो अंदर जो वैल्यू है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ये डेल की वैल्यू देखिए आप, सो दिस इज K टाइम्स डेल्टा। यानी किसी भी रो में अगर आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं या किसी कॉलम में, तो पूरे जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो उस कांस्टेंट के टाइम्स उतनी गुना बढ़ जाती है। दिस इज द प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी को फिर से एक बार थोड़ा देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने जाना था कि अगर दो रो या कॉलम के एलिमेंट्स सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो सेम हो, मान लीजिए फर्स्ट के साथ थर्ड या इस तरह सेम हो, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। और फोर्थ में हमने क्या देखा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई रो या किसी कॉलम में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो डिटरमिनेंट की टोटल वैल्यू है उससे हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इससे एक रिमार्क्स ये निकलता है कि इनकेस अगर दो कॉलम्स है या दो रो है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनका जो प्रोपोर्शन है वो दोनों एलिमेंट्स सेम या प्रोपोर्शनेट है, तो जो प्रोपोर्शन है उसको अगर हम बाहर निकाल दें डिटरमिनेंट से बाहर, क्योंकि हम इस तरह ले सकते हैं, तो फिर दोनों जो रो या दोनों जो कॉलम होंगी वो सेम है, तो उस केस में जो आपका जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को दोनों को मिला के भी हम एक नया रिमार्क्स निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स डिस्कस द फिफ्थ प्रॉपर्टी। इफ सम or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. तो इसका कहने का जो मतलब है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज you have one determinant whose elements are a1 plus lambda 1, a2 plus lambda 2, a3 plus lambda 3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये जो डिटरमिनेंट है इसमें देखिए इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। तो इसमें जो हमने रो एलिमेंट लिया है जिसमें पहला जो रो है उसमें देखते हैं हम कि इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू टर्म्स। आप टू से ज्यादा भी ले सकते हैं, यहाँ पे a1 प्लस लैम्डा 1 प्लस बीटा 1 और भी इस तरह आप ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे समझने के लिए दो टर्म लिया है। we have taken so if a determinant can be expressed, जिसमें किसी रो को अगर आप इस तरह एक्सप्रेस कर सके कि जिसमें दो एलिमेंट का सम होता हो, तो इस तरह के डिटरमिनेंट को का जो रिजल्ट है जो d है दैट विल बी सेम एज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस lambda 1 lambda 2 lambda 3 b1 b2
B3 C2 C1 C2 C3, यानी इस जो डिटर्मिनेंट का ये जो इसका जो सॉल्यूशन है और इसका सॉल्यूशन, मान लीजिए ये del 1 है और इसका सॉल्यूशन जो है ये del 2 है, देन del will be equal to del 1 plus del 2। क्या बोला गया है, अगर किसी भी रो या कॉलम में आपको एलिमेंट इस तरह एक्सप्रेस कर सके कि वहां पे सम ऑफ टू और मोर टर्म्स है, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स है, सम ऑफ टू टर्म्स हमने लिया है, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज, तो उसमें डिटरमिनेंट जो है दैट कैन इटसेल्फ बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। यहां पर टू लिया तो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, यहां पर टू से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो टू से ज्यादा डिटरमिनेंट का सम होगा। सो दिस इज द fifth property. So students, now let's discuss the last property of determinants, property number 6. It says if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other rows or column are added, then the value of determinant remains same. कहने का मतलब है, यदि आप किसी भी डिटरमिनेंट का जो रो है, सपोज आर आई जो रो है, उस पर अगर ये ऑपरेशन करते हैं आर आई प्लस सपोज कांस्टेंट के टाइम्स इक्वी मल्टीपल्स के टाइम्स, मतलब हर एक में आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें, इनटू एक और रो लेते हैं आर जे, तो इससे जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, अगर ये ऑपरेशन आप किसी डिटरमिनेंट पे करते हैं या कॉलम के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, सी आई इज इक्वल टू सी आई प्लस के टाइम्स सी जे, तो उससे जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम। यही कहने का मकसद है। तो इसको समझते हैं एग्जांपल से। सपोज वी टेक अ डिटरमिनेंट हुज वैल्यू इज डेल, छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। सपोज मैं ये ऑपरेशन करता हूं R1 इज इक्वल टू R1 प्लस K टाइम्स R, सपोज R3। इन दैट केस ये नया डिटरमिनेंट है, सपोज मान लीजिए del 1। इन दिस केस आई विल राइट दिस एज A1 plus k times c1 a2 plus k times c2 a3 plus k times c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये एक नया डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू del 1 है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी del 1 मस्ट बी इक्वल टू del। देखते हैं अब देखिए ये अगर है तो हमने 6 इससे पहले जो प्रॉपर्टी थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, उसमें क्या सीखा था, क्या स्प्लिट कर सकते हैं, del 1 can be written as a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 plus k times c1 k times c2 k times c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में सीखा था कि अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी आप उस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So I can write it here. अगेन देखिए ये जो एलिमेंट रो है और ये जो रो है दोनों सेम है। अगर दोनों सेम रो होगी तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट जो है ये 0 है। सो ये जो क्वेश्चन है ये इसकी वैल्यू जो है 0 होगी। देन वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास सिर्फ यही रहता है, दैट मींस del 1 विल बी इक्वल टू ये जो हमारा था del डीटा, ये इसका जो डिटरमिनेंट है और इसका जो दोनों सेम हो गए। वेरी सिंपल, देखिए ये जो है और ये वैल्यू दोनों सेम है। सो विद दिस
we end the discussion on properties of determinant. So students, now that we have completed our discussion on properties of determinants, so let's try to solve this problem with the help of properties of determinants. तो एक तरीका, तो बहुत से तरीके हो सकते हैं प्रॉपर्टीज को यूज करने के। जब हमें इस तरह का कोई डिटरमिनेंट दिया जाए, हम चाहे तो इस कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं जैसा हमने सीखा है, या और भी बहुत टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप किसी भी टेक्निक से करें, योर सोल पर्पस शुड बी टू मिनिमाइज कैलकुलेशन। आप चाहे तो इस डिटरमिनेंट को यहीं पे एक्सपैंड करके भी आप ये वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हम प्रॉपर्टीज को जानते हैं, तो हम प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको हम छोटा मैट्रिक्स बना लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो जैसे मैंने कहा, आपने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आप इन 6 प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टीज पहले लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो बार एज सच। आप जो भी प्रॉपर्टी यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये जो रो है और ये जो कॉलम है, ये इससे 2 टाइम्स बड़ा है, और ये जो कॉलम है ये 3 टाइम्स बड़ा है। तो अगर मैं इस रो से इस रो को 2 टाइम्स इससे माइनस कर दूं, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट। उसी तरह इसको अगर मैं इससे 3 टाइम्स माइनस करूं, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूं, तो उससे मेरा ये वाला एलिमेंट जो है 0 हो जाएगा। तो उससे मेरे को ये सुविधा होगी कि एक्सपेंशन करते समय अगर मैं इस कॉलम से एक्सपेंशन करूं, तो मेरे पास 2 जो डिटरमिनेंट है वो ऑलरेडी उनकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो मुझे सिर्फ एक डिटरमिनेंट का सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सो आई यूज दिस टेक्निक सॉल्यूशन। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं इस तरह कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि आप इस तरह करें। आप चाहे तो और भी जो मेथड्स हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे इजीएस्ट मेथड होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई ट्राई टू मेक दीज 2 एलिमेंट्स 0। तो कैसे कर सकता हूं? दिस इज द सेकंड रो। आई कैन टेक R2 as R2 minus 2 times R1 and R3 as R3 minus 3 times R1। देखिए यहां पे जो ऑपरेशन है, एक ही स्टेप में किसी एक कॉलम पे, किसी रो पे आप एक से ज्यादा स्टेप्स नहीं करेंगे, आप एक से ज्यादा ऑपरेशन नहीं करेंगे। यहां पे हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं, लेकिन हम 2 अलग अलग रोज पे कर रहे हैं ऑपरेशन। हम R2 पे कर रहे हैं, हम R3 पे कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी जब ऑपरेशंस करते हैं, तो आप एक ही स्टेप में, एक ही रो पे या एक ही कॉलम पे एक से ज्यादा ऑपरेशन नहीं करेंगे। यहां पे हम 2 अलग अलग रो पे एक एक ऑपरेशन कर रहे हैं, सिंगल एक एक ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो देखिए ये हम कर सकते हैं बाय 6th जो फॉर्मूला था उसमें हमने देखा था ना, Ri प्लस K टाइम्स Rj लिख सकते हैं हम इस तरह। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिखेंगे अप्लाइंग दिस, व्हाट डू आई गेट। मेरा जो फर्स्ट रो होगा तो सेम रहेगा a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड रो जो है R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R2 2a माइनस 2a, दिस बिकम 0। 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, यानी ये बन जाता है 8। 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस a माइनस b माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। तो ये बन जाएगा 4a माइनस 2a 2a, 3b minus 2b will be b
2c minus 2c will be 0. अच्छा, so far so good. Next, R3 का ऑपरेशन. 3a minus 3a is 0. 6a plus 3b plus 3a plus minus 3a minus 3b. So it becomes 6a plus 3b minus 3a minus 3b. तो 6 minus 6 ये बन जाएगा 3a, 3b minus 3b ये 0 हो जाएगा. Next is this 10a plus 6b plus 3c minus 3a minus 3b minus 3c. तो क्या होगा? 10a minus 3a is 7a, 6b minus 3b is 3b, 3c minus 3c is 0. तो देखिए मेरा जो डिटरमिनेंट था कितना छोटा हो गया. सो आई कैन एक्सपेंड हियर आल्सो. मैं इसी स्टेज पे एक्सपेंड कर सकता हूं, या तो इसी पे कर सकता हूं, या फिर मैं इसको थोड़ा और छोटा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो ये दोनों 0 हो गए हैं. इसमें क्या देखिए, यहां पे a है, यहां पे 3a है. सो आई अगेन आई एम अप्लाइंग R3 is equal to R3 minus 3 times R2. So what do I get? First row remains same. Second row also remains same. थर्ड रो पे ऑपरेशन हो रहा है. R3 3a minus 3a, ये तो 0 है, 0 minus 3 times 0 0. 3a minus 3 ये also becomes 0. 7a minus 3b, 7a plus 3b minus 3 times R2 minus, यानी minus 6a minus 3b. So 7a minus 6a is a, 3b minus 3b is 0. So I am left with this. देखिए अब मेरा जो सवाल है वो काफी छोटा हो गया है. Now I can expand through R3 और C1. क्योंकि यहाँ पे ज्यादा 0 है तो I can expand through C1 और इससे मेरे को सुविधा होगी. तो I will expand through, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, expanding by column 1 a into this matrix, 2 by 2 matrix A, 2a plus b, 0 and a, plus 0 into 0 plus 0 plus 0. अब लिखने की जरूरत नहीं है. Now solve this. A into this is a square minus this into this 0, so this becomes a cube, which is your proof. So students, let's solve the next question. It states if x, y, z are different and determinant this is equal to 0, that is the value of this determinant is 0, then show that 1 plus xyz is equal to 0. Very simple. Let's solve this. We are given this determinant. Let's take this equation whose value is equal to 0. First let's try to solve this determinant. X, y, z, x square, y square, z square. इसको एक्सपैंड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं. I can write it like this: 1 1 1 and plus x y z, x square, y square, z square, x cube
y cube z cube. This can be written as this, like this, right? जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी, हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी थी उसमें हमने डिस्कस किया था. Now see, यहाँ से I can take x common, in this I can take y common, in this I can take z common. So what do I get if I take x, y, z? So what do I get? 1, 1, 1, x, y, z, x square, y square, z square. See, these two determinants look alike, except जो ये है इनका जो पोजीशन है वो अलग है. तो अब हम इसको थोड़ा पोजीशन को चेंज कर देंगे तो हम we can get this. If we can get this, तो हमें एक कॉमन हम इस पोर्शन को हम कॉमन ले पाएंगे. Let's see. अगर मैं इसको यहां पे लाता हूं, यानी आई एम चेंजिंग C1 विथ C3, तो मेरा एक चेंज के लिए क्या होगा? -1 साइन चेंज होगा. हमने पढ़ा था ना कि अगर हम कोई भी अगर चेंज करते हैं इसमें कॉलम या रो में, तो पर चेंज के लिए साइन जो है वो चेंज हो जाता है. एक चेंज के लिए मेरा ये हो जाएगा, ये 1, 1, 1 x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, और आई एम टेकिंग दिस x, y, z. अगेन लेट्स टेक अनदर चेंज. इन दोनों में आपस में चेंज करते हैं. C2 इज चेंज्ड विथ C3, तो फिर एक और माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. इस बार -1 into -1 प्लस हो जाएगा ये. तो दिस बिकम्स 1, 1, 1 x स्क्वायर, y स्क्वायर, z सॉरी x, y, z, x square, y square, z square, and this becomes plus x, y, z and 1, 1, 1 x, y, z, x square, y square and z square. See, I can take here this determinant as common. So, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये 1 plus x, y, z into this determinant 1, 1, 1 x, y, z, x square, y square, z square. बोर्ड में ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं. सो ये जो है इक्वेशन, इसको देखिए. यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, आई कैन एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट. लेकिन अगर मुझे मैं, क्योंकि यहाँ पे 1, 1 है, इफ आई कैन मेक दीज टू वैल्यूज एज 0, अगर मैं इनको 0 बना सकूं तो मेरा कैलकुलेशन जो है वो और सिंपल हो जाएगा. तो लेट्स मेक दीज टू कॉलम्स, दीज टू एलिमेंट्स 0. तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? 1 plus x, y, z, इन दोनों को अगर 0 करना है तो ये जो है क्या ऑपरेशन लगाएंगे आप? अप्लाइंग ρ2 इज इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1, और ρ3 पे मैं एक और ऑपरेशन कर रहा हूं. ρ3 पे r3 इज इक्वल टू r3 माइनस r1. ऑपरेशन करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. जो ρ1 है वो तो एज इट इज रहेगा, 1 x स्क्वायर. ρ2 में क्या होगा? दिस 1 minus 1 0, y minus x, y square minus x square, right? इसमें क्या होगा? This becomes 0, z minus x, z minus z square minus x square. अच्छा, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. This y square minus x square can be written as y minus x into y plus x.
this z square minus x square can also be written as z minus x into z plus x, यानी a square minus b square का जो फॉर्मूला है. तो लेट्स टेक अगेन कॉमन 1 plus xyz. यहां से मैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो जीरो के साथ मैं अगर मान लीजिए y माइनस एक्स मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें z माइनस एक्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इस पूरे रो में y माइनस एक्स कॉमन मिलेगा. इस रो में पूरा z माइनस एक्स कॉमन है. सो आई टेक दिस कॉमन पोर्शन y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स. सो आई एम लेफ्ट विथ 0, यहाँ पे 1 0 1, यहाँ पे क्या है y प्लस x, यहाँ पे z प्लस एक्स. सो और छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं इसको. ये जो क्वेश्चन है इसको 1 को हम 0 बना सकते हैं. वी कैन मेक दिस 1 एज 0. इस रो से इसको अगर माइनस करें तो चलिए करके देखते हैं. लेट्स डू दैट. या फिर क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है तो हम यहाँ पे भी एक्सपैंड कर सकते हैं इसको. चलिए इसको यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं. व्हाट विल आई गेट? 1 इंटू दिस, क्या ये z प्लस एक्स माइनस y माइनस एक्स. सो एक्स एक्स कर जाएगा. So this is my final value. Now see the value of determinant. It is given that it is equal to 0. It is given that this value is equal to 0. Also it is given that x, y, z are different. X, y, z are different. अगर x, y, z are different है तो अच्छा ये जो चीज है ये 0 कब हो सकता है? एटलीस्ट कोई एक जो इनमें जो मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर है वो 0 होगा. क्योंकि आप किसी भी 0 के साथ अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका ये 0 आएगा ना, इक्वल टू 0 होगा. तो यानी आइदर ये जो वैल्यू है ये 0 होनी चाहिए या फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या एक से ज्यादा भी 0 हो सकते हैं. बट y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि x और y जो है वो डिफरेंट है. तो ऑब्वियसली उनका जो डिफरेंस होगा, उनका जो उनमें जब माइनस करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. सिमिलरली z माइनस एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0, z माइनस y इज नॉट इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज़ दिस इज गिवन टू अस दैट ये जो है ये इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों जो एलिमेंट है वो 0 नहीं है तो this has to be 0. That means it has to be 1 plus x, y, z has to be 0. So ये हमको शो करने के लिए कहा था. So I have shown this. So students, now let's solve another problem. It says using the property of determinant and without expanding, prove that this determinant is equal to this. तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप एक्सपैंड नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज करके, डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज करके आपको ये सॉल्व करना है. सो वेरी सिंपल. लेट्स सॉल्व दिस. मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, आप जब लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे. गिवन वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स, दिस डिटरमिनेंट. इसमें देखिए इस रो में a कॉमन है, इस रो में b कॉमन है, इस रो में c कॉमन है. इफ आई टेक a फ्रॉम दिस, b फ्रॉम दिस एंड c फ्रॉम दिस, आपको प्रॉपर्टी याद है ना जिसमें आप अगर k कॉमन कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर ले सकते हैं. तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी a b c मैंने बाहर निकाला. इसमें से आई एम लेफ्ट विद a माइनस a b c, यहाँ पे मैंने b बाहर निकाला है. अब अगेन लेफ्ट विद a माइनस b c, here
आई एम टेकिंग आउट सी, तो आई एम लेफ्ट विथ ए बी सी माइनस सी। तो अगेन देखिए इस कॉलम में ए कॉमन है, इसमें बी है, इसमें सी है, तो अगेन आई एम टेकिंग ए बी सी कॉमन। इस कॉलम से मैं ए बाहर निकाल रहा हूं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बिकम -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं इसको। नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी आपके पास ये, इसको ध्यान से देखिए, आपको कहा गया कि एक्सपैंड नहीं करना, तो इसको सॉल्व करके आप इस डिटर्मिनेंट में जितने भी जीरो आ सकते हैं लाने की कोशिश कीजिए। तो आई कैन डू वन थिंग, मेरा ये रो है, इसके साथ मैं इस रो और इस रो को ऐड करता हूं, तो ये -1 है, तो ये 0 हो जाएगी। सो आई एम अप्लाइंग, आप लिखेंगे इस तरह, अप्लाइंग रो 1, applying rho 1 is equal to applying rho 2 is equal to rho 2 plus rho 1, rho 3 is equal to rho 3 plus rho 1। सो हमने रो 2 पे और रो 3 पे अप्लाई किया है, तो क्या अप्लाई किया है कि R2 प्लस R1 और R3 प्लस R1, तो R यानी R1 जो है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है। दिस इज 1 - 1 0, दिस इज 1 - 1 0, दिस इज 1 + 1 2। हम ऐड कर रहे हैं, इसको देखिए 1 - 1 0, दिस इज 1 + 1 2 and this is 1 - 1 0। अच्छा अभी और देखिए, इसमें अगर मैं इस तरफ इन 1 को 0 करता हूं तो क्या होता है, इफ आई डू दिस C1 C2 is equal to C2 plus C1 and C3 is equal to C3 plus C1। If I do this operation, तो मेरा जो कॉलम 1 है वो दैट विल रिमेन सेम, कॉलम 2 जो है दैट इज C2 plus C1, this plus this is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 2 is 2, C3 is C3 plus C1, this plus 1 is 0, 0 plus 2 is 2 and 0 plus 0 is 0। सो अभी देखिए आप रो से एक्सपैंड हो या जिस तरफ से भी हो आपके पास और कोई, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट जो है -a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 0 2 2 0 इस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया है, एंड दिस इज इक्वल टू -a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज 0 into 0, दिस इज 0 minus 2 into 2 is 4, that is -4 और यहाँ पे माइनस है, so it will become +4 a square b square c square। So this is your answer। So students, now let's solve the next problem। हमको कहा गया कि this determinant है, ये जो determinant है इसका जो solution है वो ये होगा, show that this is this। तो first thing है कि आप लिखेंगे solution में given this determinant, और उसके बाद हम will use properties। हम प्रॉपर्टीज क्यों यूज करेंगे, ताकि इसको हम छोटा कर सके, क्योंकि इस लेवल पर अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं, इसी पे एक्सपैंड करते हैं, इसको यहाँ पे खोल देते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो काफी बड़ा हो जाएगा, उसको फिर आप कैलकुलेशन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। सो इट्स बेटर कि हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज कि अगर हम देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सो अगर हम इफ जो हम ये करते हैं कि
कॉलम 2 को अगर कॉलम 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा। सिमिलरली कॉलम 3 को अगर कॉलम 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो लेट्स डू दैट सॉल्यूशन। पहले हम लिखेंगे गिवन दिस मैट्रिक्स, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। अप्लाइंग व्हाट? अप्लाइंग C2 is equal to C2 minus C1 and C3 is equal to C3 minus C1। ये दोनों ऑपरेशन में आई एम अप्लाइंग दिस। तो दिस इज जो फर्स्ट जो करा है वो एक सेम रहेगा, सेकंड कॉलम में ऑपरेशन हो रहा है तो दिस बिकम 0। दिस इज B minus A, this is B cube minus A cube, here 0, C minus A, and this is C cube minus A cube, right? अब यहां पे देखिए ये 0 आ गया है, यहां पे B minus A है। अच्छा हमने A cube minus B cube का फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। A cube minus B cube is A minus B into A square plus B square plus AB। तो उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 A square 0 B minus A common, and this is B square plus A square plus AB। अच्छा इस तरफ 0 C minus A इंटू, मैं यहां पे लिख रहा हूं C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CA। अब यहां पे देखिए आपका जो सेकंड कॉलम है और सेकंड रो, इसमें भी सेकंड जो थर्ड कॉलम है इसमें B माइनस A कॉमन है। देखिए यहाँ पे B माइनस है, यहाँ पे B माइनस है, यहाँ पे 0 है तो यू कैन राइट 0 इंटू B माइनस A। 0 का मतलब 0 इंटू B माइनस A लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे B माइनस A जो है वो कॉमन मिल गया और यहां से मुझे C माइनस A कॉमन मिला है। आई एम लेफ्ट विथ 1 A क्यूब हो गई। दिस इज 0 1 B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB 0 1 C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CA, राइट। अच्छा अभी देखिए यहां पे अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं इस यहां से, तो व्हाट डू आई गेट? B माइनस A C माइनस A, ये 1 है, ये तो ये क्या होगा मेरा? दिस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CA माइनस दिस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB। अच्छा इसको मैं A माइनस बी अगर लिखूं तो क्या होगा? माइनस माइनस में कॉमन बाहर ले लेता हूं, A माइनस बी इंटू C माइनस A। यहां पे देखते हैं क्या क्या मेरा कट रहा है। यहाँ पे A स्क्वायर हो गया तो ये C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और यहाँ पे प्लस CA माइनस AB। तो यहां पे भी देखिए फिर से माइनस A माइनस B C माइनस A, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आई कैन राइट दिस एज C माइनस B इंटू C प्लस B और यहां पर अगर मैं A कॉमन देता हूं तो आई एम लेफ्ट विथ C माइनस B। तो थर्ड ब्रैकेट पे लिखते हैं। तो यहां से देखिए C माइनस B कॉमन है, C माइनस B जो है वो कॉमन है। C माइनस B को अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो यानी B माइनस C, तो एक और माइनस साइन आएगा बाहर, तो वो माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों कट के प्लस हो जाएंगे। तो आई एम लेफ्ट विथ A माइनस B, ये B माइनस C हो जाएगा
दिस इज सी माइनस ए, और यहां पे अंदर क्या होगा, सी प्लस बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिटरमिनेंट के बारे में जितना भी डिस्कस किया है, उससे होपफुली आप जो आपका एक्सरसाइज 4.2 है उसमें जो भी सवाल दिए गए हैं उनको कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली जो हमने जो डिटरमिनेंट जितना पढ़ा है उसी का एक एप्लीकेशन है। तो उसमें है हम वी विल ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है, मैं यहाँ पे पार्ट पर थोड़ा लिख रहा हूं, इस तरह अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट दिए गए हो x 0 y, ट्राइंगल हो a b c, a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b के x2 y2, c के x3 एंड y3। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। आपको शायद याद भी आएगा अगर मैं कहूं कि अगर आपको ये ट्राइंगल का एरिया निकालने को कहा जाए तो कई तरीके से निकाल सकते हैं आप इसका एरिया। तो याद होगा आपको कि हम इसको ट्रेपेजियम से भी निकाल देते हैं। इस तरह हम मान लीजिए ये जो है बी सी डी ई एफ, तो हम क्या करते थे, ट्रेपेजियम ध्यान से देखिए ए ई डी बी, मतलब ये वाला जो ट्रेपेजियम है, बड़ा वाला ट्रेपेजियम, इसका एरिया से इसके एरिया से हम प्लस ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करते हैं, और उससे हम ये वाले जो ट्रेपेजियम है बी सी एफ डी इसको माइनस करते हैं, तो उससे हमें ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है। सिंपल, आपको याद होगा ये। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हाफ इंटू यहाँ पे इसको 90 डिग्री लाके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी आप ये ला पाएंगे। तो कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो उसमें जैसे था कि आप ट्रेपेजियम से अगर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू जो पैरेलल लेंथ है उनका सम, हाफ इंटू बी डी प्लस डीई इंटू हाइट डीई, यानी बी डी प्लस एई इंटू डीई, डी के जो होगा इस तरह आप इस ट्रेपेजियम का एडिशन करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इससे इस ट्रेपेजियम को माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। या दूसरा तरीका भी है कि आप इसका इस तरह 90 डिग्री निकाले, आप इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस लाइन पे जो 90 डिग्री पे होगा, तो इस लाइन को इसका कोऑर्डिनेट निकाल के फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के फिर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो कई तरीके हैं आप इससे निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा वो बेसिकली ये होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस। सो दिस कैन आल्सो बी, अगर हमने जो डिटरमिनेंट पढ़ा है उस डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आप देखिए इसको एक्सपेंड कीजिए, आपको ये मिलेगा। तो है ना ये मजेदार। तो इस अभी तक तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ा था उसमें भी हम चाहे तो डिटरमिनेंट को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are this, this and this. Very simple. Solution: area will be half into x1 x2 x3 3 minus 4 5 y1 y2 y3
1 1 1। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर सकते हैं चाहे तो, वेरी सिंपल है, या फिर इसको जीरो भी कर सकते हैं। तो जीरो करके देखते हैं। First row remains same. R2 minus R1. R2 minus R1. Minus 4 minus 3 minus 7. 2 minus 8 is minus 6. 0. 5 minus 3 is 2. 1 minus 8 is minus 7. 1 minus 1 is 0। अब हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं इसको। तो 7 7 49 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 12 माइनस माइनस 12 यानी प्लस 12 हो जाएगा। 49 प्लस 12 इज 61/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। शो दैट पॉइंट्स ए, दिस कोऑर्डिनेट बी सी आर कोलिनियर। हम कोलिनियर कब कहते हैं? 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब वो एक ही लाइन में होते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स उसका एरिया अगर 0 होता है। 3 पॉइंट अगर एक लाइन में होंगे तो उसका एरिया 0 होगा। तो हमें पता है हाफ इंटू, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं इसको, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो लेट्स सॉल्व दिस। एरिया जो है ये है, अगर इसका एरिया 0 है, अब ये हाफ तो बाहर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर इसको देखते हैं, करके सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स सी। हम एक थोड़ा टेक्निक यूज करते हैं इसमें। देखिए, इसको a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं इसमें ना, फिर हम a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले पाएंगे। तो हम इसमें क्या कॉमन, इसमें हम अप्लाई करते हैं C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1। ये हो गया ए बी सी, दिस बिकम्स a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। हाफ a प्लस बी प्लस सी को हमने कॉमन लिया, ए बी सी, 1 1 1 1 1 1। आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में कि अगर 2 कॉलम या 2 रो के जो एलिमेंट है वो सेम आ जाए या प्रोपोर्शनेट हो, तो उसका मतलब है वो जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है ये जो 0 है, दैट मीन्स दिस एरिया इज area of triangle A B C is 0, which means points A B C are collinear, right? So friends, with this we end this part of our video। हम नेक्स्ट पार्ट में और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिटरमिनेंट के, उनको डिस्कस करेंगे।